welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. We are studying a chapter Biomolecule. तो बच्चों जैव अणु में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। प्रोटीन में प्रोटीन का जनरल इंट्रोडक्शन, प्रोटीन की बेसिक यूनिट अल्फा अमीनो अम्ल के प्रकार, अल्फा अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। तो बच्चों प्रोटीन की संरचना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी प्रोटीन की संरचना जटिल होती है। तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुष्क संरचना। हम जानते हैं कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट, प्रोटीन की मूलभूत इकाई जो है वो है अल्फा अमीनो अम्ल। 2 अल्फा अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के थ्रू जुड़े रहते हैं, जिसे हम कहते हैं CONH। पेप्टाइड बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो हम कहेंगे CONH, अमाइड ग्रुप है ना। तो पेप्टाइड बंध का फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह अमाइड ग्रुप है। तो प्रोटीन की मूलभूत इकाई है अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध के थ्रू जुड़ के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड का अणुभार 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे प्रोटीन है। ठीक है, अब बच्चों प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो हम कहेंगे, हम 4 पार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखो प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक है जो कि परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन की संरचना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बच्चों पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट था सेंगर, है ना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सेंगर ने डिस्कस की। अब सेंगर क्या कह रहा है कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ ये देखना है कि अल्फा अमीनो अम्ल के जुड़ने का क्रम क्या है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। अब जुड़ते कैसे हैं, है ना। हमने पढ़ा था, हमारी खुद की बॉडी की बात करें तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है ना। 10 बॉडी में बनते हैं, 10 बाहरी डाइट से, एक्सटर्नल डाइट से लेने पड़ते हैं, भोजन के रूप में लेने पड़ते हैं। तो ले दे के 20 तो है ना। अब वो 20 का सीक्वेंस क्या है ना, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, उनसे विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा जेनेटिक कोड वगैरह अगर आप स्टडी करते हैं ना, कि हर आदमी का अपना DNA होता है, हर आदमी का अपना जेनेटिक कोड होता है। तो कोड क्या है? सीक्वेंस ही तो है ना। तो प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोड डिसाइड होता है। तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन में अल्फा अमीनो अम्ल के जुड़ने के क्रम को बताती है। अगर क्रम बिगड़ गया तो फिर प्रोटीन की जैविक सक्रियता ही नष्ट हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो बच्चों प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सबसे पहले सेंगर नामक साइंटिस्ट ने दी। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रोटीन में विभिन्न अमीनो अम्ल के परस्पर रेखीय क्रम में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने का सही क्रम बताती है। अब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में मतलब जो हमने अमीनो एसिड आपस में जोड़े, उनके बीच बीच में क्या होता है? तो हम कहेंगे पेप्टाइड बंध तो होता ही। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड ONH है ना, एक्टिव हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बंध होगा, पेप्टाइड बंध होगा। और सल्फर भी अगर है अमीनो एसिड के अंदर तो फिर हम कहेंगे डाइसल्फाइड बंध भी होगा, सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अब बच्चों ये स्पेसिफिक है, और ये इतनी स्पेसिफिक है, देखो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का महत्व है ना, इसकी ये इतनी स्पेसिफिक है। हम कैसे बता सकते हैं कि अगर किसी प्रोटीन में उपस्थित सैकड़ों अल्फा अमीनो अम्ल में से केवल एक अल्फा अमीनो अम्ल के स्थान पर अन्य कोई अमीनो अम्ल आ जाए तो प्रोटीन की जैविक सक्रियता या तो बदल जाएगी या नष्ट हो जाएगी। भाई आपके पास इतने सारे अमीनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस बदल गया, क्रम बदल गया, तो फिर प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तो देखो, अगर आपके पास बच्चों हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में ये कह रहा है कि वेलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल हटने पर हीमोग्लोबिन के गुण बदल जाते हैं। यानी कि आपके पास अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो सामान्य हीमोग्लोबिन। अब याद कैसे रहेगा बच्चों? तो हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस देती हूँ, आप ऐसा याद रखना, वहीदा लाई थी पिज़्ज़ा। ठीक है, ये आपके हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस है, वहीदा लाई थी पिज़्ज़ा।
अब ये क्या कहना चाह रहा है? तो बच्चों वहीदा एक एमिनो एसिड है वेलिन, ही हिस्टिडिन, लाई ल्यूसीन, थी थ्रियोनिन, पिज़्ज़ा तो प्रोलीन ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन ग्लूटामिन। ठीक है, तो देखो वहीदा लाई थी तो मैंने लिखा वेलिन हिस्टिडिन। ठीक है, वहीदा लाई थी तो क्या था? लाइसिन, है ना, ल्यूसीन सॉरी, हिस्टिडिन को हम लिख देते हैं HIS, शुरू के 3 वर्ड्स लिखते हैं, ल्यूसी वहीदा लाई थी थ्रियोनिन THR, पिज़्ज़ा प्रोलीन ग्लूटामिन। तो ये क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन अपने आप में प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन है क्या? तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड फॉर्म है या अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक है। तो अल्फा अमीनो अम्ल कौन से? आपके पास तो 20 है। तो हम कहेंगे नहीं, पहले वेलिन, उससे कनेक्शन होना चाहिए हिस्टिडिन, उससे कनेक्ट होना चाहिए ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन, फिर प्रोलीन, फिर ग्लूटामिन, फिर ग्लूटामिन। अब आपने कहा ग्लूटामिन या ग्लूमेटिक अम्ल जो भी है ना, अब आपने क्या कहा बच्चों कि एक GLU है ना, अभी हमने क्या लिखा था कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में वेलिन द्वारा क्या कर दिया जाए? ग्लूमेटिक अम्ल को रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो वेलिन से ग्लूमेटिक अम्ल को आपको क्या करना है? तो उस GLU को रिप्लेस करना है। यानी अब स्ट्रक्चर सेम है, मतलब वेलिन के नीचे वेलिन है, हिस्टिडिन के नीचे हिस्टिडिन है ना, यहाँ पे भी ल्यूसीन है, यहाँ पे भी थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, बस इस ग्लूमेटिक अम्ल की जगह आपने वापस क्या लिख दिया? वेलिन। तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बवंडर हो जाए, गड़बड़ हो जाए। अगर ये अमीनो अम्ल का सीक्वेंस है तो एक्चुअली प्रोटीन है, और वो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और एक अम्ल ग्लूमेटिक के जगह वेलिन आ गया तो हम कहेंगे अब ये हीमोग्लोबिन जो है ना, रक्त कणिकाएं जो सिकुड़ के ऐसी हो गई, हंसियाकार हो गई। ये सिकल सेल क्या होता है? हंसियाकार संरचना, घास काटने के लिए होता है ना सिकल, वो है ना, तो रक्त कणिकाएं सिकुड़ के ऐसी हो जाती। और हम कहते खून की कमी, तो खून की कमी को क्या एनीमिक बोल रहे हो आप? सिकल सेल एनीमिया, RBC सिकुड़ के सिकल शेप की हो गई, हंसियाकार हो जाती और ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती। तो हम कहेंगे खून की कमी क्या थी? सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन सीक्वेंस बिगड़ गया। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो है वो अमीनो अम्ल के जुड़ने का सही क्रम बताती। क्रम में गड़बड़ हुई नहीं कि प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक सक्रियता क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम कहेंगे प्रोटीन की जैविक सक्रियता डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि ग्लूमेटिक की जगह क्या आ गया? तो हम कहेंगे वेलिन आ गया। तो ये है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब बच्चों प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या है? तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलिंग और कोरे नामक वैज्ञानिक ने दी। अब हम कहेंगे चलो अमीनो अम्ल के जुड़ने का क्रम तो बता दिया। अब अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कैसे व्यवस्थित है? क्या वो कुंडलित होकर स्पाइरल ऑर्डर में सेट हो जाती है ना, सर्पिलाकार में सेट हो जाती है, या फिर वो शीट्स बनाती है ना, या प्लीट्स बनाती है, चद्दरनुमा संरचना बनाती है? तो हम कहेंगे 2 तरीके से पॉसिबिलिटी है। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति निर्धारित करती है। मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था 2 प्रकार से संभव है। पहला तो हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स, और दूसरा तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब बीटा लहरियादार संरचना भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? तो देखो अल्फा हेलिक्स की बात करें तो बच्चों हेलिक्स मतलब समझे ना, कुंडली। हेलिक्स मतलब क्या होता है? ऐसी कुंडली होती ये। तो इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर सर्पिलाकार में कुंडलित होकर, सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होकर हेलिकल संरचना बनाती। इस तरह से खड़ी संरचना बनाएगी, स्प्रिंग कैसे होती है वैसे। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स क्या हैं? तो ये इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं। तो इलास्टिक क्या होता है? खींच दो तो लेंथ बढ़ जाती, छोड़ दो तो पुरानी स्टेट में आ जाते हैं। सिमिलरली इस प्रकार के प्रोटीन लचीले होते हैं, इन्हें खींचा जा सकता है, छोड़ने पे ये वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाते हैं। फिर अल्फा हेलिक्स दृढ़ होते, मजबूत होते हैं, अनकॉइलिंग, खुलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि खुल जाए, क्योंकि कॉइल्स के बीच बीच में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अनकॉइल नहीं होते, मजबूत रहते।
अब ये प्रोटीन किस में होता है बच्चों, तुमसे पूछेगा प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना किस में, तो हम कहेंगे ऊन में, बाल में या मांसपेशियों में जो प्रोटीन होता है, मसल्स में जो प्रोटीन होता है उसमें मोस्टली क्या होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब अल्फा हेलिक्स का आपको डायग्राम बनाना रहेगा अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, अल्फा हेलिक्स क्यों लिखा, तो अल्फा मतलब अल्फा अमीनो अम्ल होता है बेसिक यूनिट, इसलिए अल्फा लिख दिया, है ना। अब हेलिक्स जो है बच्चों वो राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड मतलब ये आपका राइट हैंड हुआ, है ना। तो देखो ये कॉइल्स जो है ना इधर है, यानी आपको जो पिक्चर बनाना है अल्फा हेलिक्स का वो आप हमेशा ऐसा बनाएंगे, समझे मेरी बात। ये जो आपके फोल्ड्स है ना ये इधर आने चाहिए, अगर आपने उल्टा बनाया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स। अब आपने पढ़ा था कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, C डबल बॉन्ड हो और NH, ये तो इनके बीच बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ C डबल बॉन्ड हो और NH, ठीक है, तो यहाँ से फिर लिखना है आपको C डबल बॉन्ड हो और NH, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, है ना, यहाँ वापस हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको समझ में आया कि अल्फा हेलिक्स जो है वो अनकॉइल क्यों नहीं होते, मजबूत क्यों रहते, क्योंकि इनके बीच बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा है ये, अल्फा हेलिक्स। अब बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए तो, है ना, जो वस्त्रों में प्लीट्स होती है, साड़ी वगैरह में जो प्लीट्स होती है वो इस तरह से होती, या चद्दर नुमा संरचना कह दो, चद्दर का ढेर एक के ऊपर एक लगाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। या आपकी जो बुक होती है ना, उसको उल्टा करो और देखो तो ये प्लीट्स बनेंगी ऐसे। तो अगर इस तरह से संरचना बनेगी तो हम कहेंगे ये है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे भी इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। मान लो यहाँ NH है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, तो इनके बीच बीच में क्या है, हाइड्रोजन बंद है। तो प्रोटीन की इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट संरचना, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर या शीट संरचना, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे के ऊपर चद्दरनुमा ढेर की तरह व्यवस्थित हो जाती है, कपड़ों में प्लीट्स की तरह ये दिखाई देती है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई द्वितीयक संरचना मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था। ठीक है, तो प्रोटीन की इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा, है ना, यानी कि लहरियादार संरचना बनाती, और यह चद्दरनुमा संरचना एक के ऊपर एक ढेर बनाती है। तो ये प्रोटीन क्या है, तो हम कहेंगे सॉफ्ट है लेकिन लचीली नहीं है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बंध होगा, अमाइड वाला बंध होगा, डाई सल्फाइड बंध भी होगा, है ना। तो प्रोटीन की इस संरचना में भी, ठीक है, द्वितीयक संरचना दोनों में थे, तो प्रोटीन की इस संरचना में तो हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है। तो प्रोटीन की संरचना में हाइड्रोजन बंध, डाई सल्फाइड बंध, पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स और इसमें फर्क क्या था, तो हम कहेंगे हेलिक्स तो इलास्टिसिटी की कैरेक्टर रखता था, लचीला होता था, खिंच देते थे तो फैल जाता था लेकिन वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता था, मसल्स के जो प्रोटीन है वैसे। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट प्रोटीन होते हैं, है ना, ये लचीले नहीं होते हैं। ठीक है, अब बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना अब देखेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी 3D होती। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पहले तो सिंपल वे में या तो स्पाइरल ऑर्डर में कॉइल हो गई थी या प्लीटेड स्ट्रक्चर बना दी थी, लेकिन यहाँ फोल्डिंग्स जो है वो और ज़्यादा हो जाती है, कंप्लीट फोल्डिंग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
अब ये दो डिजाइन्स बनाता है, दो मॉलिक्यूलर शेप बनाता है ना, तो हम कहेंगे ठीक है, एक रेशेदार प्रोटीन, एक गोलिकाकार प्रोटीन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, रेशेदार प्रोटीन रेशे के समान होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स बनाता है, कणिकाएं बनाता है। फिर रेशेदार वाला जल में अविलेय था, ग्लोब्यूलर क्या था, जल में विलेय था। फिर रेशेदार प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर देता है, मसल्स में होता है ना, संरचनात्मक ढांचा बनाता है उत्तकों का। लेकिन गोलिकाकार प्रोटीन तो हमने कहा था जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होता है ना, जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। अब प्रमुख बल जो प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं, तो हमने देखा प्रोटीन में मेनली कौन से फोर्सेस है, तो हम कहेंगे भाई हाइड्रोजन बंध होता ही है, फिर डाइसल्फाइड बंध, यहाँ भी दिक्कत नहीं थी। फिर क्या था, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वॉन डर वाल फोर्स भी होता है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे स्थिर विद्युत आकर्षण बंध। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो फोर्सेस है, ये प्रोटीन की दूसरी संरचना में भी होते हैं, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना, और प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुष्क संरचना। अब इसमें क्या है, तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन में फोल्डिंग्स हो गई थी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में क्या हो गई थी, फोल्डिंग हो गई थी। तो फोल्डिंग होके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ऐसी तो हो गई थी, है ना, क्योंकि सिंपल थी। जब स्पाइरल बनाया था तो हमने कहा था अल्फा हेलिक्स, और जब शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने कहा था बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ब्रांच्ड हो जाती हैं, ये इस तरह से शाखाएं बन जाती है, उप इकाइयां बनाती है। तो कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते, जिन्हें सब यूनिट्स कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं। अब इनमें भी क्या है, तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल आकर्षण बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होके साइड चेन्स बना लेती है। तो ले देखिए प्रोटीन की संरचना को हमने कितने भागों में बांटा, तो हम कहेंगे 4 भागों में। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो आपको अमीनो अम्ल का सीक्वेंस देती है। प्राथमिक स्ट्रक्चर क्या देती है, तो हम कहेंगे अमीनो अम्ल के जुड़ने का क्रम, सिर्फ सीक्वेंस को बताती है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब द्वितीयक संरचना क्या देती है बच्चों, तो हम कहेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, पहले तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की व्यवस्था बताती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की व्यवस्था को बताती है। ठीक है, प्रोटीन की दूसरी संरचना, द्वितीयक संरचना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट, है ना, क्या वो स्पाइरल ऑर्डर में है, सर्पिलाकार क्रम में है, या वो प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर फॉर्म में है। अब प्रोटीन की तृतीयक संरचना, तो हम कहेंगे इसमें 2 आणविक आकृतियां बनती है, एक रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, और सेकेंड क्या था, तो हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी कि गोलिकाकार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे इसी में और ज़्यादा सब यूनिट्स बन जाएंगी, और ज़्यादा फोल्ड्स हो जाएंगे, है ना, शाखित हो जाएगी, तो प्रोटीन की चतुष्क संरचना। तो बोर्ड एग्जाम्स में तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे कि प्रोटीन की संरचना को प्राथमिक संरचना समझा दो, द्वितीयक समझा दो, तृतीयक समझा दो, है ना, चतुष्क में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ओवरऑल पूरा आपसे यूँ नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चारों संरचना मिला के समझा दो, नहीं, है ना, अल्फा हेलिक्स संरचना समझाओ, बीटा प्लीटेड शीट संरचना समझाओ, या रेशेदार प्रोटीन और कणिकामय प्रोटीन में अंतर बता दो, ठीक है। और या फिर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का महत्व क्या है, तो आपको वो लिखना है, सिकल सेल एनीमिया वाला उदाहरण लिखना है कि प्राथमिक संरचना अमीनो अम्ल के जुड़ने का क्रम बताती है। अगर ये क्रम बदल गया तो प्रोटीन की जैविक सक्रियता खत्म हो जाएगी, है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक संरचना। अब बच्चों नेक्स्ट है प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। तो आप सोचो कि अगर प्रोटीन है, मान लो दूध है, तो दूध में प्रोटीन होता है ना, दूध कंप्लीट फूड है हमारा, प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब दूध से दही बन गया तो प्रोटीन तो खत्म,
मतलब चेंज हो गया उसका फॉर्म। या अंडा है, अंडे में भी प्रोटीन है, उबला अंडा है उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, बिगड़ गया। तो प्रोटीन में अगर आप अम्ल मिलाते हैं, प्रोटीन में क्षार मिलाते हैं, भारी धातु लवण मिलाते हैं, या प्रोटीन का पीएच बदलते हैं, या प्रोटीन को गर्म ही कर देते हैं, तो प्रोटीन की जैविक सक्रियता बदल जाती है, संरचना डिस्टर्ब हो जाती है, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं। अगर कुंडलित प्रोटीन था तो वो अकुंडलित हो जाता है। अगर प्लीट्स बनी हुई थी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की तो प्लीट्स खुल जाती है। कुल मिला के प्रोटीन की संरचना जो है वो बिगड़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। यदि प्रोटीन को कोई भी फिजिकल चेंजेस के थ्रू प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन किए जाए, है ना, यानी ताप परिवर्तन, रसायन मिलाना, अम्ल मिलाओ, क्षार मिलाओ, भारी धातु लवण मिलाओ, तो प्रोटीन की संरचना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। डी मतलब डिलीट होना, नेचुरेशन मतलब नेचुरलिटी, उसका जो प्राकृतिक रूप था वो आपने खराब कर दिया। तो प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करें, लाइक टेम्परेचर चेंज, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, यानी आपने अम्ल मिलाया, क्षार मिलाया, भारी धातु लवण मिलाया, कुल मिला के पीएच परिवर्तन, तो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। भाई हाइड्रोजन बंध तो वीक होता है, खुल जाएगा, है ना, जिसके कारण गोलिका अगर ग्लोब्यूल से प्रोटीन की तो खुल जाएगी, अगर हेलिक्स से तो अकुंडलित हो जाएगा। अब विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं ही प्रभावित होती है, प्राथमिक संरचना अप्रभावित होती है। मतलब अमीनो अम्ल के जुड़ने का जो क्रम है उसमें आपने अम्ल मिलाया, क्षार मिलाया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सीक्वेंस एज इट इज है ना। जैसे हम देखते ना, कोई बहुत पुरानी डेड बॉडी मिल जाती है ना, स्केलेटन मिल जाता है ज़मीन से, तो वो निकल के हम उसका डीएनए टेस्ट करते, तो अब तुम सोचो कि वो तो सारी फिजिकल चेंज के थ्रू निकली, ज़मीन के अंदर ही पड़ी थी, तो क्या एसिड, क्या बेस, क्या सॉल्ट, क्या गर्म करना, है ना, क्या धूप, कुछ भी, है ना, कोई भी लाइट वाइट जो भी सब पढ़ाई, सब चीज़ उसने झेली, लेकिन फिर भी हम उसके डीएनए से पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो सीक्वेंस चाहिए, है ना, जेनेटिक कोड क्या है, मुझे वो क्रम चाहिए। तो कुछ भी चेंज कर लो, कोई भी भौतिक परिवर्तन कर लो, सीक्वेंस नहीं बदलता है। तो सीक्वेंस को प्रोटीन की कौन सी संरचना बताती है, प्राथमिक संरचना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान कौन सी संरचना प्रभावित हुई, तो द्वितीयक प्रभावित होगी, तृतीयक प्रभावित होगी, कौन सी प्रभावित नहीं होगी, तो हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है, यानी अमीनो अम्ल के जुड़ने का जो क्रम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है प्रोटीन का विकृतीकरण। अब दो तरीके से विकृतीकरण हो सकता है बच्चों, उत्क्रमणीय विकृतीकरण और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। उत्क्रमणीय मतलब प्रोटीन का अगर शेप बिगड़ा भी है, स्ट्रक्चर बिगड़ा भी है, तो वापस अगर आपने विकृति कारक हटा दिया तो वापस आ जाएगा। लेकिन अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार जो संरचना बिगड़ गई वो वापस कमबैक नहीं करेगी। तो बच्चों उत्क्रमणीय विकृतीकरण, यह विकृतीकरण लवण की उपस्थिति में होता है। इसमें प्रोटीन के सिर्फ हाइड्रोजन बंध टूटते हैं तथा विकृति कारक हटाने पर प्रोटीन अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। अब अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण तो हम कहेंगे यह प्रबल विकृति कारक, यानी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। अब यह स्थायी होता है, मतलब एक बार बिगड़ गया वापस नहीं आएगा। अब विकृति कारक हटाने पर भी प्रोटीन अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटता है। लाइक दूध का दही में परिवर्तन, अंडे का उबलना, ये सब क्या है, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। मतलब एक बार अंडा बॉईल हो गया तो पुरानी स्टेट में कैसे लाओगे, या दूध अगर दही में बदल गया तो वापस कैसे लाओगे। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में बदलना, तो एक बार प्रोटीन की संरचना डिस्टर्ब हो गई, कम बैक नहीं करेगा। यहाँ पे अंडे का उबलना, तो एक बार बॉईल हो गया तो वापस कच्चा अंडा तो नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे विदाउट बॉईल वाले में तो नहीं आ सकता, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत बार है ना, क्या होता है, सर्दियों में हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं, है ना, तो स्किन प्रोटीन का ही उदाहरण है, तो वो वापस क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। बाल खराब हो जाते हैं तो वापस थोड़े टाइम में ठीक हो जाते हैं केयर करने से। तो ये सब क्या है, उत्क्रमणीय विकृतीकरण, जो
बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, वापस चेंज होने पे, विकृति कारक हटाने पे, है ना, वापस क्या हो जाते हैं, अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुष्क संरचना और प्रोटीन का विकृतीकरण। आई थिंक सिंपल सा टॉपिक है, थियरी क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है इसके अंदर। प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के याद करेंगे, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है तो उन्हीं के वापस लिखना है आपको, है ना। ऐसे नहीं लिखना है प्राथमिक से लेकर चतुष्क चारों संरचना एक साथ समझाओ, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। प्राइमरी को समझाओ, सेकेंडरी को समझाओ डायग्राम बना के, तो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड दोनों समझानी पड़ेगी, ठीक है। तृतीयक में आपसे पूछ लेगा रेशेदार प्रोटीन गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर बताओ, तो वो जरूर बताना है। विकृतीकरण अलग से क्वेश्चन बनेगा, प्रोटीन का विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करें। तो आई थिंक सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम एंड विटामिन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।